गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्ते। एक बार फिर फूड्स एंड न्यूट्रिशन की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था खनिज लवण और उसमें हम कैल्शियम के बारे में पढ़ रहे थे। और पिछले वीडियो में आपने जाना कि हमारे शरीर में कैल्शियम का वितरण कैसे होता है, कितनी मात्रा में पाया जाता है और उसके क्या-क्या कार्य हैं। आज के टॉपिक में हम जानेंगे सबसे पहले कि हमारे शरीर में जब हम आहार के द्वारा कैल्शियम ग्रहण करते हैं तो भोजन में कुछ ऐसे तत्व उपस्थित होते हैं जो कि कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करते हैं और कुछ तत्व या कुछ घटक या कारक ऐसे होते हैं जो कैल्शियम के अवशोषण में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करने वाले कारक या घटक कौन-कौन से हैं। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण के लिए अत्यधिक आवश्यक है। अगर विटामिन डी की कमी होगी भोजन में तो या हमारे शरीर में तो कैल्शियम का अवशोषण पर्याप्त नहीं हो पाता है। इसके अलावा आहार में अगर लैक्टोज शर्करा उपस्थित है तो यह कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करती है, क्योंकि पाचन की प्रक्रिया के दौरान ये लैक्टोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है और आहार नाल के माध्यम को अम्लीय बना देती है और अम्लीय माध्यम में कैल्शियम का अवशोषण अधिक अच्छी तरह से होता है या अधिक होता है। इसके अलावा प्रोटीन तथा फास्फोरस की उपस्थिति भी कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाती है। फास्फोरस और कैल्शियम एक निश्चित अनुपात में हमारे शरीर को आवश्यक होते हैं और इसी अनुपात में जब ये हमारे आहार में उपस्थित होते हैं तो फास्फोरस की उपस्थिति कैल्शियम के अवशोषण में सहयोग करती है। इसके अलावा हमारे शरीर को कैल्शियम की कितनी आवश्यकता है इसके ऊपर भी अवशोषण की मात्रा निर्भर करती है। अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है तो उसकी आवश्यकता बढ़ जाती है और ऐसी स्थिति में कैल्शियम का अवशोषण भी बढ़ जाता है। लेकिन अगर हमारे शरीर में पर्याप्त कैल्शियम है और हम आहार में भी पर्याप्त मात्रा में ले रहे हैं या अधिक मात्रा में ले रहे हैं तो कैल्शियम का अवशोषण जो है वह घट जाता है। तो इस तरह से हमारी कितनी आवश्यकता है और उस आवश्यकता के अनुसार कैल्शियम का अवशोषण भी निर्धारित होता है। अब कुछ तत्व ऐसे हैं जो कि कैल्शियम के अवशोषण में बाधा पहुंचाते हैं। ये हैं ऑक्सैलिक एसिड और फाइटिक एसिड या जिन्हें ऑक्सलेट्स और फाइटेट्स भी कहा जाता है। ऑक्सलेट्स या ऑक्सैलिक अम्ल जो है वो ज्यादातर हरी पत्तेदार सब्जियों में उपस्थित होता है और हरी पत्तेदार सब्जियों में कैल्शियम भी अच्छी मात्रा में होता है। लेकिन जब इन्हें पकाया जाता है तो यह ऑक्सैलिक अम्ल ऑक्सलेट लवण बनाता है, कैल्शियम को अपने साथ बाइंड कर लेता है और उसे हमारे उपयोग के लिए या अवशोषण के लिए उपलब्ध नहीं होने देता और अवशोषण में बाधा पहुंचाता है। इसी तरह से जो अनाज की सबसे बाहर की जो लेयर होती है जिसे ब्रान लेयर कहा जाता है उसमें फाइटिक अम्ल उपस्थित होता है और यह भी कैल्शियम के साथ आबंध बनाकर या कैल्शियम को अपने साथ बांध लेता है और फाइटेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से ऑक्सैलिक अम्ल और फाइटिक अम्ल ये दोनों ही कैल्शियम के अवशोषण में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग अगर भावनात्मक समस्या से जूझ रहे होते हैं जैसे अवसाद या तनाव या इमोशनल डिस्ट्रेस वाली अगर ऐसी स्थिति है जिसमें मूड स्विंग्स होते हैं तो ऐसी भावनात्मक समस्या जिन लोगों को ज्यादा होती है उनका कैल्शियम का अवशोषण घट जाता है।
इसके अलावा वे लोग जो शारीरिक रूप से बहुत कम सक्रिय होते हैं या जिनकी सेडेंट्री लाइफ होती है, जो कि पूरे दिन में जिनकी फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, उन लोगों को भी कैल्शियम का अवशोषण जो है वो कमी आ जाती है उन लोगों के शरीर में। इसके अलावा आयु भी एक बड़ा फैक्टर है कैल्शियम के अवशोषण के निर्धारण में। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है कैल्शियम का अवशोषण कम होता जाता है। एक और महत्वपूर्ण कारक है जो कि कैल्शियम के अवशोषण में बहुत अधिक बाधक है, वह है कैफीन और टैनिन। ये जो है कैफीन और टैनिन, ये चाय और कॉफी में पाए जाते हैं। और ये देखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति 3 कॉफी प्रतिदिन पीता है या 6-7 कप चाय अगर वो प्रतिदिन लेता है, तो उसके कैल्शियम के स्तर में बहुत अधिक कमी आ जाती है। इसके अलावा कुछ दवाएं जो कि किन्हीं रोगावस्था में उस रोग को ट्रीट करने के लिए या उस रोग को ठीक करने के लिए जब कुछ दवाएं पेशेंट को दी जाती हैं, तो इन दवाओं का भी कैल्शियम के अवशोषण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ये दवाएं जो हैं वो कैल्शियम के अवशोषण में बाधक होती हैं। तो ये थे कुछ घटक जो कि कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होते हैं और कुछ घटक जो कैल्शियम के अवशोषण में बाधा पहुंचाते हैं। तो जब भी हमें अगर कैल्शियम की कमी होने लगती है या प्रतिदिन जब भी हम आहार लेते हैं, तो ये ध्यान में रखना जरूरी है कि हम कैल्शियम रिच जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ में ऐसे कोई भी भोज्य पदार्थ ना लें जिनमें कैल्शियम के अवशोषण में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्व मौजूद हैं, बल्कि ऐसे भोज्य पदार्थ लेने चाहिए जो कि कैल्शियम के अवशोषण में लाभ पहुंचाते हैं या कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और वह है कैल्शियम की कमी का प्रभाव हमारे शरीर में। क्योंकि कैल्शियम जैसा कि बताया एक मैक्रो मिनरल है और इसकी मात्रा अन्य सभी खनिज लवण जो हैं उनसे सबसे अधिक मात्रा में यह हमारे शरीर में पाया जाता है, और इसकी कमी भी अधिकतर लोगों में देखी जाती है। और इसकी कमी से होने वाला जो सबसे बड़ा प्रभाव है या रोग है, वह कहलाता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब ये है कि इसमें जो अस्थियां हैं वो खोखली हो जाती हैं या पोली अस्थियां हो जाती हैं। और ये जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पोरस बोन्स, यानी छिद्र युक्त या पोली अस्थियां। ये सामान्यतः ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो मध्यम आय वर्ग की महिलाएं और जो वृद्ध महिलाएं हैं या अधिक आयु वर्ग की महिलाएं हैं उनमें ज्यादा देखा गया है। और इसका लक्षण ये है कि इससे जो अस्थियों की मात्रा होती है या अस्थियों का जो घनत्व है उसमें कमी आ जाती है, अस्थियों का जो वजन होना चाहिए उसमें कमी आ जाती है। आप ये चित्र में अच्छी तरह से देख सकते हैं कि किस तरह से ओस्टियोपोरोसिस होने पर अस्थियां जो हैं वो पोरस हो जाती है। यहाँ आप देख रहे हैं अस्थियों में बड़े बड़े इनका जो बीच का पोर्शन है उसमें बड़े बड़े छेद नजर आ रहे हैं, जबकि अगर स्वस्थ अस्थि है तो आप देखिए कि उनमें ये सघन है, ये घनी है। जबकि ओस्टियोपोरोसिस होने पर ये जो सघनता है वो कम हो जाती है और अस्थियों का जो बीच का पोर्शन है वो उसमें बड़े बड़े छेद हो जाते हैं, वो पोरस हो जाती हैं, अधिक पोली हो जाती हैं। और इसी के कारण अगर इनके ऊपर कभी ज्यादा दबाव पड़ जाता है या व्यक्ति गिर जाता है या जरा सा
उसको अगर झटका लग जाता है या स्ट्रेन आ जाता है तो उसको बहुत आसानी से फ्रैक्चर हो जाता है। और सामान्य जो आरंभिक लक्षण हैं ऑस्टियोपोरोसिस के वो हैं कि महिलाओं को जोड़ों में और कमर में दर्द रहने लगता है और उन्हें सीढ़ियाँ चढ़ने में कठिनाई होने लगती है और धीरे धीरे उनकी कुबड़ निकलने लगती है, कमर झुकने लगती है। ये सारे के सारे लक्षण जो हैं वो ओस्टियोपोरोसिस की कमी से नजर आने लगते हैं। और इसमें सबसे जो मुख्य लक्षण है वो है आसानी से फ्रैक्चर का होना। व्यक्ति जो है उसको मतलब जरा सा अगर गिर गया या कहीं चोट लग गई तो उसको बहुत आसानी से फ्रैक्चर होने लगते हैं और वो हील भी बहुत समय लेकर होते हैं। इसके अलावा हाइपोकैल्शीमिया यानी रक्त में कैल्शियम की जो सामान्य मात्रा है उसमें कमी आ जाती है। यह स्थिति भी कैल्शियम की कमी से होती है, परंतु सामान्य अवस्था में हाइपोकैल्शीमिया लोगों में नहीं होता है, क्योंकि अगर आहार के द्वारा कैल्शियम की मात्रा कम भी हो जाती है तो अस्थियों के द्वारा कैल्शियम निकलने लगता है और रक्त में हमेशा कैल्शियम की मात्रा सामान्य रखी जाती है। लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशंस में जब किसी व्यक्ति को हार्मोनल थेरेपी दी जा रही हो या पोस्ट ऑपरेटिव स्टेज हो तो उसमें लोगों को हाइपोकैल्सीमिया की शिकायत हो सकती है। अब जानते हैं कि कैल्शियम की कमी के क्या क्या कारण हैं। कुछ ऐसे कारण हैं जो कि जिनके ऊपर हमारा वश नहीं चलता है। ये इन कारणों में आता है सबसे पहले लिंग, यानी महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षाकृत 8 गुना ज्यादा चांसेस होते हैं ओस्टियोपोरोसिस होने के। और यह हाथ में नहीं है कि अगर कोई महिला है तो उसको महिला ही रहना होगा, वो पुरुष नहीं बन सकती है। तो ये क्योंकि ये जो कारण मैं आपको बता रही हूँ ये सारे वे कारण हैं जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। उनमें से लिंग, जैसा कि आपको बताया, महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षाकृत ज्यादा होता है। प्रजाति, यह देखा गया है कि जो एशियाई लोग हैं और जो श्वेत लोग हैं उनमें कैल्शियम की कमी ज्यादा पाई जाती है कंपैरिजन टू उन लोगों के जो कि काले होते हैं या ब्लैक लोग जो होते हैं या अफ्रीकन जो होते हैं उनमें कैल्शियम की कमी कम होती है। इसके अलावा शारीरिक आकार का भी कैल्शियम की कमी के ऊपर प्रभाव पड़ता है। आप देखते होंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बोन्स बहुत ज्यादा घनी और चौड़ी नहीं होती है या मोटी नहीं होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बोन्स बड़ी या जिनका बिल्टअप जो होता है वो बड़ा सघन होता है, चौड़ा होता है। तो जो लोग हैवी बिल्टअप वाले लोग होते हैं उनमें कैल्शियम की कमी का प्रभाव बहुत कम देखने को आता है। लेकिन जिनकी अस्थियां छोटी होती हैं या पतली होती हैं उन लोगों में कैल्शियम की कमी अधिक होती है। इसके अलावा कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनके होने पर भी कैल्शियम की कमी पाई जाती है, और उसमें है कि अगर किसी व्यक्ति की थायराइड ग्लैंड अधिक क्रियाशील है या पैराथायरॉयड हार्मोन सही काम नहीं कर रहा है या उसकी मतलब जीआईटी डिस्टरबेंसेस हैं आहार नाल में जिसके बराबर कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। इसके अलावा जिन लोगों को यकृत या वृक्क का रोग हो उन लोगों को भी कैल्शियम की कमी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके अलावा ये देखा गया है कि जिन लोगों का पारिवारिक इतिहास है, यानी जिनके परिवार में भी ओस्टियोपोरोसिस पाया जाता है या बड़े लोगों को ओस्टियोपोरोसिस होता है तो चांसेस हैं कि उस व्यक्ति में भी ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है या कैल्शियम की कमी हो सकती है। इसके अलावा कुछ फैक्टर्स हैं जो कि जिनको नियंत्रित किया जा सकता है, जैसे कई लोग जो है वो अल्कोहल का सेवन करते हैं और अल्कोहल कैल्शियम के अवशोषण में बाधा पहुंचाता है, इसलिए अल्कोहल का सेवन कम करने से कैल्शियम की कमी होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। कई लोग चाय कॉफी का प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं, जैसा कि पहले भी बता चुकी हूँ कि चाय और कॉफी
दोनों ही कैल्शियम का अवशोषण में बाधक है। इसके अलावा ये देखा गया है कि मीनोपॉज के बाद में अगर महिलाएं नमक का प्रयोग ज्यादा करती हैं, अगर 6 ग्राम नमक अगर प्रतिदिन वो प्रयोग कर रही हैं, तो उनकी हड्डियों से कैल्शियम का निष्कासन की जो गति है वो बढ़ जाती है। स्मोक करने वाले लोग जो हैं उनमें भी कैल्शियम की कमी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके अलावा कम क्रियाशील जिनकी जीवन शैली है या जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं, उनमें कैल्शियम की कमी का प्रभाव देखा जा सकता है। भावनात्मक अस्थायित्व, ये मैं पहले ही आपको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। इसके अलावा अगर आहार में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम नहीं लिया जा रहा है, तब भी हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है। अब जानते हैं कि आईसीएमआर के द्वारा भारतीय लोगों के लिए कैल्शियम की प्रस्तावित आहारीय मात्रा या दैनिक प्रस्तावित आहारीय मात्रा क्या है। तो पुरुषों के लिए, जिसमें सभी वर्ग के पुरुष आ जाते हैं, अर्थात सेडेंट्री वर्कर, मॉडरेट वर्कर और हैवी वर्कर, उनके लिए 100 मिलीग्राम प्रतिदिन कैल्शियम की आवश्यकता निर्धारित की गई है। स्त्रियों के लिए वही सेडेंट्री, मॉडरेट एंड हैवी वर्कर, इनके लिए भी 100 मिलीग्राम प्रतिदिन कैल्शियम चाहिए। और गर्भवती स्त्री के लिए भी कोई परिवर्तन नहीं है, उसको भी 100 मिलीग्राम प्रतिदिन कैल्शियम की आवश्यकता होती है। लेकिन एक धात्री महिला को, जो कि बच्चे को दूध पिला रही होती है, अतिरिक्त कैल्शियम की मात्रा की आवश्यकता होती है, और यह है 1200 मिलीग्राम प्रतिदिन। एक शिशु जो है यानी शैशवावस्था में 0 से 12 महीने का जो बच्चा है, उसको 300 मिलीग्राम प्रतिदिन कैल्शियम की आवश्यकता होती है। 1 से 3 वर्ष का बालक हो या बालिका, उनको 500 मिलीग्राम प्रतिदिन। 4 से 6 वर्ष वाले को 550 मिलीग्राम प्रतिदिन। 7 से 9 वर्ष वाले बच्चे को 600 मिलीग्राम प्रतिदिन कैल्शियम की आवश्यकता होती है। और एक लड़के और लड़की के लिए कैल्शियम की जो आवश्यकता है उसमें डिफरेंस नहीं है। 10 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए 850 मिलीग्राम, 13 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए 1000 मिलीग्राम, और 16 से 18 साल के बच्चों के लिए 1050 मिलीग्राम प्रतिदिन कैल्शियम की आवश्यकता होती है। और एक चीज मैं आपको ध्यान में दिला दूं कि ये जो प्रस्तावित आहारीय मात्रा मैं आपको बता रही हूँ, ये लेटेस्ट वर्जन है। अगर आप पुरानी किताबें देखेंगे तो उनमें मात्राओं का आपको डिफरेंस नजर आएगा। तो ये जो सबसे लेटेस्ट आरडीए टेबल है, उससे मैं ये आपको वैल्यूज बता रही हूँ, और ये 2020 में जो लेटेस्ट वर्जन है वो आया है। तो आप अगर आंसर में लिखते हैं तो आप ये लिखें कि आईसीएमआर की लेटेस्ट रिकमेंडेशंस के अनुसार ये रिक्वायरमेंट्स या प्रस्तावित आहारीय मात्राएं निर्धारित की गई हैं। अब हम बात करते हैं कैल्शियम के आहारीय स्रोत के बारे में। तो आप इस डायग्राम से देख सकते हैं कि बादाम और सोयाबीन और जितने भी बीन्स होते हैं, दालें होती हैं, वे मुख्य रूप से डेयरी प्रोडक्ट्स, बटर, मछली, संतरा और मांस, और ब्रोकली जो भूरे हरे रंग की गोभी, फूल गोभी जैसे संरचना होती है, उसमें कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है। अब यहाँ हम देखते हैं कुछ उदाहरण है डेयरी उत्पादों में। जो स्किम्ड मिल्क पाउडर जो है, उसमें 1370 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम कैल्शियम होता है। संपूर्ण दूध यानी होल मिल्क का पाउडर है तो 950 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम उपस्थित होता है। पनीर भी, यानी जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उन सभी में कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है। दूध में, चीज में, तो डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो कैल्शियम के स्रोत के रूप में हमारे आहार में प्रतिदिन सम्मिलित किए जाने चाहिए। इसके अलावा जो नॉन डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनमें तिल, करी पत्तियां, सहजन की पत्तियां या सैंजन की पत्तियां, जिन्हें कहा जाता है ड्रम स्टिक्स बोलते हैं इन्हें,
उनकी पत्तियां जो हैं वो कैल्शियम रिच होती हैं। गाजर की पत्तियां भी कैल्शियम की बहुत अच्छी स्रोत है। इसके अलावा मेथी, तो हरी पत्तेदार सब्जियां जो हैं वो कैल्शियम के बहुत अच्छे स्रोत हैं। इस प्रकार से हमने कैल्शियम के बारे में विस्तार पूर्वक जाना, और आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।